नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग इस प्रोग्राम में यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स की चर्चा कर रहे हैं। और ध्यान देना है, करंट अफेयर्स को हम कैसे पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से। तो दो फायदा होगा कि प्रत्येक दिन हम 5 टॉपिक पर चर्चा करेंगे, यानी कि 5 टॉपिक करंट अफेयर्स का आपका तैयार हो गया। और प्रीलिम्स में जिस तरह का, जिस पैटर्न का प्रश्न पूछा जाता है यूपीएससी में, ठीक उसी स्टैंडर्ड का 5 प्रश्न भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो जब हम प्रश्नों के माध्यम से चीजों को पढ़ते हैं ना, तो वो ज्यादा हमारे दिमाग में छप जाता है, याद रहता है। तो यह फायदा आपको मिलेगा। अब सीधे पहले प्रश्न पर चलते हैं। और ध्यान रहे कि लेक्चर के अंत में एक प्रश्न मैं आपके लिए भी दूंगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए पहले टॉपिक पर देखते हैं। जीएसटी को लेकर के काफी चर्चा रहा है। जीएसटी एक ऐसा विषय भी रहा है जिसको लेकर के विवाद भी रहा है। तो इस विषय पर प्रश्न आने संभावित हो सकते हैं कि प्रश्न पूछा जा सकता है। जरा देखते हैं क्या है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब भी इस तरह की स्थिति आए, विचार कीजिए, तो इसको पहले मत देखिए। यहां देखिए कि कमांड क्या है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं, और पूछा गया है कितने, नंबर पूछा गया है। ये नहीं कहा गया है कि कौन सही है ना। ये देखना है। जो नए पैटर्न का आपसे पूछा जा रहा है, विकल्प में जो खेल किया यूपीएससी ने पिछले 2 बार से, ठीक वैसा। तो यहां पर देखेंगे, इसकी स्थापना 101 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई। तो पहले समझना है कि क्या जीएसटी की स्थापना के संदर्भ में जो बातें की जा रही है, क्या यह सत्य है। देखिए, जीएसटी परिषद की स्थापना जो है, यह बात सही है कि भारत के 101 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ही किया गया। और यह कब आया था, तो इसके लिए 2016। तो एक पॉइंट यह भी आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो यह आपका सही स्टेटमेंट हो गया। अब दूसरा क्या कहता है, परिषद से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 269 ए में शामिल है। ठीक है, आप समझिए, संविधान संशोधन होता है 101वां, है ना, 2016 में। और उसके लिए अनुच्छेद की फिर बात की जाएगी कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान चर्चा में लाया गया है। तो यहां पर जो आपको कहा गया है कि 269 ए, दरअसल ये जो है वो गलत हो जाएगा। यहां पर ये जो है 279 ए होगा, 279 होगा, बस इतना ध्यान रखना है। 269 ए में क्या चर्चा है, तो अंतरराज्यीय आपूर्ति पर कर के संदर्भ में बात किया गया है। यह भी आप समझ गए कि 269 में क्या है। अब चलिए, यानी कि यह स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, दूसरा वाला। ठीक है, तीसरा पर आते हैं। परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। देखिए, इसकी अध्यक्षता के विषय में एक बात समझ लीजिए कि जीएसटी के परिषद की जो अध्यक्षता की जाती है, वह वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है, और केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा। तो यहां पर पीएम नहीं होंगे, बल्कि एफएम होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। तो यह भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिषद में निर्णय लेने में राज्य के मतों का भार 2/3 है। ध्यान दीजिए, राज्य के जो मत होंगे, कहा गया इसका भार जो है 2/3 है परिषद में, अगर निर्णय लेने की स्थिति आ जाता है तो। देखिए, जीएसटी परिषद का प्रत्येक निर्णय उपस्थित सदस्यों के भारित मतों के कम से कम 3/4 बहुमत से लिया जाता है। कितने, तो कम से कम 3/4 बहुमत तो होना चाहिए। अब इसको कैसे बांटा गया है केंद्र और राज्य में, देखिए, इसमें केंद्र को डाले गए कुल मतों का 1/3 और राज्यों को डाले गए कुल मतों का 2/3 भार दिया जाता है। और यहां पर आपको यही कहा गया है कि राज्य के मतों का 2/3 भार। तो बताइए, ये सही हो गया। फिर से ध्यान दीजिए, अगर केंद्र का पूछ ले तो कितना होगा, केंद्र को डाले गए कुल मतों का 1/3 होगा। ठीक है, तो यहां आपसे राज्यों के विषय में पूछा गया था, तो ये सही है। हमने ये देखा कि पहला स्टेटमेंट सही है और चौथा स्टेटमेंट सही है, दूसरा और तीसरा दोनों गलत है। विकल्प आइए, आपसे पूछा गया था कितने कथन सही है, हमने देखा कि 2 है ना, तो केवल 2 जो है बी विकल्प में है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो इस प्रश्न में हमें बी विकल्प के साथ जाना है। जीएसटी पर फिर से कहता हूं, इसको जो है आप 3 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि जीएसटी चर्चा में लगातार रहा है। केंद्र और राज्य संबंध को लेकर के अगर चर्चा करेंगे तो जीएसटी यहां से पूछा जा सकता है। अब दूसरे पर आ जाए। देखिए, दूसरा प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, और मैं इसको कहूंगा कि आप इसको 4 स्टार लगाइए। इसके पीछे मैं आपको यह कहूंगा कि आप यूपीएससी का पीवाईक्यू देखा कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वह यूपीएससी के नब्ज को पहचानने के लिए सही होता है। कैसे,
तो पिछले साल ही एक प्रश्न आया था और वह पुस्तक के लेखक से संबंधित प्रश्न पूछ दिया था। यूपीएससी ऐसा नहीं करता है, लेकिन पिछले साल हुआ था। आपको ध्यान होगा, आप पेपर पलट के देखिए तो वाई इंडिया मैटर, ये किनका बुक है? जो विदेश मंत्री हैं हमारे एस जयशंकर, यही प्रश्न पूछ दिया गया था। तो ध्यान रखना है कि इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, इनका अभी इंतकाल हुआ है, तो इनसे संबंधित चीजें आपसे पूछी जा सकती है। यहां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लिखित नहीं है पर ध्यान देना है, जल्दीबाजी नहीं कि लिखित है उसके हिसाब से चल दिए। अब 4 बुक यहां पर दिया गया है, हमें देखना है कि कौन इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है। अब देखिए 4 बुक में देखेंगे तो यहां पर पहला है ब्रेकिंग द मोल्ड। ब्रेकिंग द मोल्ड की अगर चर्चा करते हैं तो यह वो किताब है जिसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने नहीं लिखा था। फिर यहां यह भी हमारे लिए जानना जरूरी होगा कि इसके लेखक कौन है, तो मैं बता देता हूं, उसको नोट कीजिए, रघुराम राजन। ठीक है, तो ये नाम देख लीजिएगा। इसके अलावा चेंजिंग इंडिया को लेकर के चर्चा करेंगे तो यह इन्हीं के द्वारा संपादित पुस्तक है। इनके भाषणों को, लेखकों का लेख जो है उसका संग्रह है ये बुक। ठीक है, इसके बाद क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट, अगर इस बुक की चर्चा करेंगे तो इसमें विकास और समानता से संबंधित जो उनके विचार हैं मनमोहन सिंह जी के, उसे शामिल किया गया है। और आखिरी बुक इसमें देखेंगे तो यह उनके द्वारा ही लिखा गया है। इसमें वैश्विक व्यापार प्रणाली कैसे आगे बढ़ता है, और दूसरी बात, जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री कैसे आगे बढ़ेगा, उसका विजन क्या होगा, इस पर चर्चा किया गया है। बहुत अच्छी किताब है, बल्कि चारों की चारों बहुत अच्छी किताब है। कभी मौका लगे तो जरूर पढ़िए। अर्थव्यवस्था के लिहाज से समझने के लिए इससे बढ़िया किताबें नहीं हो सकता, चाहे वो रघुराम राजन का हो, चाहे वो तीनों डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का हो। तो कुल मिलाकर के आपसे पूछा गया लिखित नहीं है, तो जो गलत होगा वही सही जवाब होगा, यानी कि ए विकल्प के साथ आपको जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और हमें पूछा गया है कौन से कथन सही हैं, कौन से, यहां पर देखिए कितने नहीं, कौन से। क्या कहा गया है? मिशन को अगले 5 वर्षों में इच्छुक ग्राम पंचायतों के 15,000 समूहों में लागू किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर पहली चीज देख लिए, हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, कि कितने किसानों को इसका फायदा मिलेगा। इसके तहत यहां पर फिर आवश्यकता आधारित 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र यानी कि बीआरसी स्थापित किए जाएंगे इसको लेकर के। अब ये इसके विषय में सबसे पहले समझ लीजिए, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, सबसे पहले तो हमें इसके विषय में समझना चाहिए जो ये है। और दूसरा ध्यान रखना है कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस बार के हिसाब से 4 स्टार लगा के चलिएगा। ठीक है, फिर से बता देता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। अब समझिए, देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा हम सब देना चाहते हैं, तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन यानी कि NMNF शॉर्ट में अगर ये लिखा जाएगा तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है, NMNF। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कई बार शॉर्ट में पूछ दिया जाएगा तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। तो ये शुरू किया गया है। अब इस यहां समझना है कि इसे अगले 2 वर्षों में इच्छुक ग्राम पंचायतों के 15,000 समूहों में लागू किया जाएगा। ठीक है, जो इच्छुक ग्राम पंचायत होंगे तो 15,000 समूह तक इसे लागू किया जाएगा और 1 करोड़ किसान तक इसका लाभ पहुंचाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपसे कहा गया मिशन को अगले 5 वर्षों में इच्छुक ग्राम पंचायतों के 15,000 समूहों में लागू किया जाएगा। ध्यान दीजिए, मैंने भी यही कहा है कि 15,000 समूहों तक जो इच्छुक ग्राम पंचायत होंगे, लेकिन मैंने आपसे कहा था 2 साल, यहां पर देखिए 5 वर्ष लिखा हुआ है। इस तरह से सही से पढ़ेंगे अगर लाइन को तो आप सही से रुक पाएंगे कि गलत क्या है। ये गलत हो गया, यहां पे 2 ईयर्स ही होना चाहिए था। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब यहां पर इसके तहत आवश्यकता आधारित 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र यानी कि बीआरसी स्थापित करने की बात की गई है। तो यह बिल्कुल सही है कि इसके तहत किसानों के उपयोग के लिए तैयार जो प्राकृतिक खेती लागत की आसान उपलब्धता और पहुंच प्रदान करने के लिए आवश्यकता आधारित जो 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र बीआरसी है उसको स्थापित करने की बात की गई है। तो कुल मिलाकर के ये जो है वो सही हो जाएगा। तो इसके तहत ये जो मिशन है इसका दोनों फैक्ट सही से ध्यान रखिएगा। कथन सही केवल बी है, तो हमें बी विकल्प के साथ जाना है। अब चलते हैं आज के चौथे प्रश्न की तरफ। केंद्र सरकार की योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहां पर 3 योजना दिया गया है, प्रारंभ वर्ष दिया गया है, आपसे पूछा गया है उपर्युक्त में से
कितने युग्म सही सुमेलित हैं, यानी कि सही है तो आपको बताना है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान जो है यह भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक राष्ट्रीय आंदोलन है। और यह क्यों है? तो यह स्वच्छता से संबंधित है कि भारत को स्वच्छ बनाना है, स्वस्थ बनाना है। और आपको ध्यान होगा कि 2014 में गांधी जयंती के दिन, बापू का जिस दिन जन्म दिवस होता है, हैप्पी बर्थडे होता है, यानी कि कब, 2 अक्टूबर। इसको याद रखने का यह भी एक तरीका है। तो 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145वीं जयंती था, उस अवसर पर शुरू किया गया है ना। तो यह 2014 में ही है और यहां पर 2 अक्टूबर भी लिख लीजिए। ठीक है, तो ये देखेंगे तो यह हमारा युग्म सही हो गया। एक चीज नोट कर लीजिए, 145 जो है गांधी जी का ये बर्थडे था, कहीं ये पूछ दे तो आपको ध्यान रहना चाहिए। अब आते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 को लेकर के बात किया गया। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि PMAY शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाता है, कहीं लिख लीजिए PMAY, क्योंकि अगर ये आ जाता है शॉर्ट में पूछा जा सकता है ये सब चीजें। तो भारत सरकार द्वारा 2015 में ही इसे शुरू किया गया था। भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और 2015 में भी देखेंगे ना तो 25 जून यहां लिख लीजिए, ये तारीख भी हो सकता है पूछा जाए, तो यह भी सही है। प्रधानमंत्री आवास योजना यहां पर सही है। अब यहां पर अमृत मिशन की बात की गई है। अब अमृत मिशन यहां पर कहा गया है कि 2016 में शुरू किया गया। देखिए, भारत सरकार जो है अमृत मिशन 2016 में नहीं बल्कि 2015 में इसकी शुरुआत करती है। और कई बार तारीख भी पूछ लेगा तो आपको ध्यान रखना है, यह भी आपको 25 जून के साथ ही आपको जाना पड़ेगा, यानी कि दोनों जो है 25 जून 2015 को ही शुरू किया गया एक प्रमुख योजना है। और अमृत मिशन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? शहरों में जो बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करना, उसमें सुधार लाना और शहरों के रहन सहन की जो व्यवस्था है ना उसको गुणवत्तापूर्ण बनाना, ये इसका उद्देश्य रखा गया। तो यहां पर हमने देखा कि कितने युग्म सही हैं, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है ना। तो कितने सही हो गए? केवल 2, यानी कि बी विकल्प के साथ हम जाएंगे। आगे बढ़ जाए, 5वें प्रश्न और आज का अंतिम टॉपिक जो है यह देखना है। हाल ही में 2023 में महिलाएं हत्या, देखिए इस तरह के रिपोर्ट्स वगैरह पूछा जाता है, 5 स्टार लगाइए। कई बार हम लोग सोचते हैं कि अरे सबसे नहीं प्रश्न आएगा, लेकिन जहां भी रिपोर्ट सूचकांक हो तुरंत उस पर ध्यान दीजिए। 2023 में महिलाएं हत्याएं, अंतरंग साथी परिवार के सदस्यों द्वारा महिला हत्याओं का वैश्विक अनुमान नामक रिपोर्ट की संस्था द्वारा जारी किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा गया कि जो महिलाओं की हत्या हो रही है वो दरअसल रिलेटिव्स के द्वारा ही ज्यादा हो रहा है, अपने परिवार के जो लोग हैं उसके द्वारा ही ये ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और इसे संयुक्त राष्ट्र महिला और संयुक्त राष्ट्र मानक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय यानी कि UNODC द्वारा जारी किया गया। तो यहां पर संयुक्त राष्ट्र सीधे तौर पर चर्चा किया गया है, तो हम ए विकल्प के साथ जाएंगे, बाकी विकल्प जो है ये नहीं होगा। अगर देखेंगे तो ये विश्व बैंक है, ये जो है विश्व आर्थिक मंच है, आर्थिक सहयोग है, तो कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था से संबंधित ज्यादा रिपोर्ट ये सब प्रकाशित करते हैं, है ना। तो उस हिसाब से भी हम इसे बाहर कर सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया। इसके अनुसार एक लाइन समझ लीजिए कि वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर कहा गया कि लगभग कितना, तो 85,000 महिलाओं और लड़कियों की हत्या की गई, जिसमें 60% हत्याएं जो है, कितने, इसमें से 60% इस रिपोर्ट में हत्या कहा गया है किसके द्वारा? उनके अंतरंग साथी परिवार के सदस्यों द्वारा, मतलब पार्टनर के द्वारा, लवर्स के द्वारा या जो रिलेटिव्स हैं उसके द्वारा किया गया। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि महिलाएं जो हैं घर में ही सुरक्षित नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इतनी बातें। अब चलिए आज का एक प्रश्न जो आपके लिए देता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके इसका जवाब बताना है। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? यहां पर 4 विकल्प आपको दिया गया है, 4 में से कोई एक सही होगा और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अपने आप में फिर से ये इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ चूंकि आजकल क्या है ना, एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह से प्रश्न आने लगे हैं, अब आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो समय चला गया कि चलो प्रीलिम्स में इसको एंशिएंट मिडिवल को छोड़ देते हैं, एनसीईआरटी से सीधा उठा करके कॉपी पेस्ट मार रही है यूपीएससी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। ये जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए और देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।